नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में हम बहुत अच्छे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अच्छे प्रश्न मतलब थोड़े डिफिकल्ट प्रश्न। तो क्लास के एंड में आप लोग मुझे जरूर बताएंगे कि आज के सेशन में आपके कितने प्रश्न सही हुए। बहुत आप लोग बताते हैं ना, मैम आज का टेस्ट जो है वो बहुत इजी है, मैम आज के क्वेश्चंस तो हमारे इतने सही हुए। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही होते हैं। तो आज के टेस्ट में आप लोग बताएंगे कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहां पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगर आपको समय लेना होगा इस प्रश्न में तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बड़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। जो प्रश्न है वो मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में है। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, मुगल कालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी। दूसरा है, मुगल बादशाहों ने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार किया। फिर तीसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया, ये पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी शासक थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल एक और दो, एक और तीन, दो और तीन। तो थोड़ा समय लीजिए क्लास, विचार करिए फिर उत्तर दीजिए। तो जो पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, मुगल कालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपका एकदम सही स्टेटमेंट है। ये अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी। मुगल बादशाहों ने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार किया था? नहीं, इन्होंने कभी भी खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। ये पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी शासक थे? नहीं, ये पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी शासक नहीं थे। ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा व्याख्या को देखते हैं। देखिए क्लास, जब भी हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो आप सभी को पता है मुगल साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बाबर है, ठीक है। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से अलग पातशाह की उपाधि धारण की थी। इसने किसकी उपाधि धारण की थी? पातशाह की उपाधि धारण की थी। और अगर हम पातशाह को देखें तो पातशाह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पात और एक शाह शब्द से। पात शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है स्वामित्व। क्या होता है? स्वामित्व होता है। और शाह की अगर हम बात करेंगे तो इसका भी अर्थ क्या होता है? मूल और स्वामी। तो पातशाह की अगर हम देखें, इस शब्द को अगर हम देखें तो जब भी पातशाह की उपाधि बाबर धारण कर रहा है तो वो क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है? वह क्या दिखा रहा है कि उसके पास जो शक्तियां हैं वो असीम शक्तियां हैं, ठीक है। ये चीज समझिए। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं हुमायूं की, तो हुमायूं ने अपने आप को पृथ्वी पर खुदा कहा था, ठीक है। खुदा का प्रतिनिधित्व कहा था एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो हुमायूं बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधित्व कहा गया है। वो अपने आप को खुदा का प्रतिनिधित्व मानता था पृथ्वी पर। और बाबर ने तो पातशाह की उपाधि धारण की। तो मुगल शासन की जो व्यवस्था थी उसमें इन्होंने कभी भी खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। ये चीज याद रखिएगा। इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था यहाँ पर, और ये पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी शासक नहीं थे। मुगल बादशाह
बी शासन की संपूर्ण शक्तियों को अपने में समेटे हुए पूर्ण रूप से निरंकुश थे ये, परंतु स्वेच्छाचारी नहीं थे। इन्हें उदार निरंकुश शासक भी कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, उदार निरंकुश शासक, ना कि स्वेच्छाचारी शासक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर है। दूसरे प्रश्न को देखेंगे। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है, कहीं पे भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर उसको कवर कर लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, शिवाजी की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था की बात की गई है। बगीर स्वतंत्र सैनिक होते थे। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी होते थे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी होते थे, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड आपका सही। फर्स्ट अगर हम देखें तो बगीर जो होते थे वो स्वतंत्र सैनिक होते थे, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। देखिए, शिवाजी ने एक नियमित तथा स्थायी सेना रखी थी। सेना का जो मुख्य भाग पैदल और घुड़सवार सेना थी। ठीक है, सेना में दो हिस्सों में बटी थी। कुछ पैदल जो सैनिक आपके चलते थे शिवाजी के उसमें, और दूसरे घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। जब हम घुड़सवार सैनिक की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? घुड़सवार सैनिक की। तो घुड़सवार सैनिक आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, दो भागों में विभक्त थे घुड़सवार सैनिक। एक आपके बगीर हुआ करते थे, जो कि आपको प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, ये, और दूसरा आपके हुआ करते थे सिलेदार। ठीक है, जो बगीर हुआ करते थे, ये जो घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, इनको अस्त्र और घोड़ा राज्य द्वारा दिया जाता था। ठीक है, और जो सिलेदार हुआ करते थे, ये स्वतंत्र सैनिक हुआ करते थे। इनके खुद के घोड़े इनके पास होते थे और इनका खुद का अस्त्र इनके पास होता था। तो अब एक चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर जो आपको दिया गया, बगीर स्वतंत्र सैनिक हुआ करते थे, बगीर नहीं, जो सिलेदार हुआ करते थे वो स्वतंत्र सैनिक हुआ करते थे। बगीर जो होते थे ये घुड़सवार सैनिक थे, जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और अस्त्र दिए जाते थे। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, बताइए कितने लोगों का सेकंड प्रश्न सही हुआ? चलिए थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है। तो चलिए कथन कारण पे बेस्ड है। कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता से एक लौकिक सभ्यता थी। ठीक है, दूसरा है यहाँ धार्मिक तत्व अनुपस्थित थे। तो यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो देखिए क्लास, ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा? वीडियो पॉज कीजिए, उत्तर दीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि ऐश्वर्या मैम टाइम ही नहीं दे रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हर टेस्ट में ऐश्वर्या मैम एक ही चीज रिपीट करती हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैम की स्पीड बहुत तेज है, तो 2 मिनट मैम को चुप करा दिया करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए और आराम से प्रश्न को पढ़ लिया करिए, फिर मैम का वीडियो प्ले कर दिया करिए, मुझे बोलने की अनुमति दे दिया करिए। तो मेरी स्पीड तो यहाँ पर बोलने की आप पे डिपेंड करती है। आप चाहे तो स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। तो स्पीड को जो भी इश्यू होता है वो आप खुद सही कर लिया करिए। आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, आगे हमारे यहाँ के ऑफिसर बनने वाले हैं, तो इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता से एक लौकिक सभ्यता थी। हाँ, एक लौकिक सभ्यता थी। यहाँ धार्मिक तत्व अनुपस्थित थे? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर धार्मिक तत्व जो थे वो उपस्थित थे, लेकिन उतने वर्चस्वशाली नहीं थे, ये कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि धार्मिक तत्व थे ही नहीं, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सत्य है, किंतु आर जो है वह असत्य है। चौथे प्रश्न को देखते हैं। आहार संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संस्कृति का प्राचीन नाम ताम्रवती था। ठीक है, यहाँ के लोग तांबे से अपरिचित थे और यह नर्मदा घाटी में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन आपकी सही नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में बोला गया है कौन सा कथन सही नहीं है। समय लेना हो तो आप ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हम आहार संस्कृति की जब बात करते हैं तो आहार संस्कृति का जो सांस्कृतिक
सांस्कृतिक का प्राचीन जो इनका नाम था, इस सांस्कृतिक का प्राचीन नाम जो था वो आपका ताम्रवती था। ये बिल्कुल सही है। तो पहला तो आपका सही है, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखें अगर हम कि यहाँ के लोग तांबे से अपरिचित थे, तो बताइए अपरिचित थे? नहीं, यहाँ के लोग तांबे से अपरिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ के जब खुदाई हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं उसमें कई उपकरण तांबे से निर्मित थे। ठीक है, और देखिए नाम भी क्या है, ताम्रवती नाम है। ठीक है, तो तांबे से बने हुए कई उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। और यह नर्मदा घाटी में स्थित है? नहीं, या बनास घाटी में स्थित है। कहां पर? बनास घाटी, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा आपका गलत है पूछा है, इस वजह से उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातकर्णी प्रथम ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान दिया था। ठीक है, फिर सातकर्णी प्रथम चालुक्य वंश का शासक था। बताइए बताइए सातकर्णी के बारे में, सातकर्णी के बारे में आपका सही उत्तर क्या है? इसमें से बोला गया है कि कौन सा आपका सही नहीं है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो जब हम सतकर्णी की बात करते हैं, यहाँ पे सातकर्णी दिया गया है, कहीं कहीं सतकर्णी दिया रहता है। तो जब हम सतकर्णी की बात करते हैं तो सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का शासक था, ना कि चालुक्य वंश का। तो यहाँ पर ये जो चालुक्य वंश लिखा है ये तो आपका गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सातवाहन वंश होना चाहिए, सातवाहन वंश होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका गलत है। और पहला जो दिया गया है, सतकर्णी प्रथम ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान दिया था, ये बताइए ये सही है कि गलत है? ये आपका सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका गलत है। यहां पर देख लीजिए, सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का संस्थापक नहीं, का शासक था। ठीक है, ये आपका सही है। इस वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक है। ठीक है, सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी, ये चीज याद रखिएगा। और सिमुक द्वारा ही प्रतिष्ठान को इसकी राजधानी भी बनाया गया था। सतकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान दी, जिसका पहला अभिलेख साक्ष्य नानाघाट अभिलेख से मिलता है। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में बन सकता है कि सतकर्णी ने जो ब्राह्मणों को और बौद्धों को जो भूमि दान दिया था उसका एविडेंस, उसका साक्ष्य हमें किस अभिलेख से मिलता है? तो आप याद रखेंगे नानाघाट अभिलेख से। या फिर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नानाघाट अभिलेख जो है वो किससे रिलेटेड है, तब आप याद रखेंगे सातकर्णी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो गया, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6वां प्रश्न, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? ये तो एक आसान प्रश्न है, इसको मैं आसान प्रश्न कहूंगी। पाल, चालुक्य, प्रतिहार या फिर राष्ट्रकूट। तो जो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें कौन सम्मिलित नहीं था? तो उसमें चालुक्य सम्मिलित नहीं थे। बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहां पर हम व्याख्या देखेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्यों, जिनके नाम पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, के बीच संघर्ष हुआ। पालों को भारत के पूर्वी भागों पर शासन था, ठीक है, पालों का। जबकि प्रतिहार वंश की अगर हम बात करें तो प्रतिहार के नियंत्रण में पश्चिम भारत का अवंती, जालौर क्षेत्र था और राष्ट्रकूट ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। इन 3 राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न भी एक आसान प्रश्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आपको बौद्ध संगीति दी गई है और दूसरा वो किसके समय में हुई थी, किस शासक के समय में हुई थी। तो बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, अशोक। सही उत्तर आपका क्या होगा?
प्रथम बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? जल्दी से बताओ। 1 2 3 4 किसके समय पे? 3 के समय पर, ठीक है, अजात शत्रु के समय पर। तो ए का तो आपका थर्ड हो गया, ठीक है। और कहां पर आयोजित हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजात शत्रु के शासन काल में 483 ईस्वी में हुई थी। और कहां पर आयोजित हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। द्वितीय की अगर हम बात करें, द्वितीय किसके समय पे हुई थी? अब तो आपको उत्तर मिल ही गया होगा, काला अशोक के समय पे हुई थी, ठीक है। वेरी गुड। कहां पर आयोजित हुई थी बताइए? वैशाली में आयोजित हुई थी, ठीक है। तृतीय की बात करेंगे तो तृतीय किसके समय में हुई थी? तो ये अशोक के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और चतुर्थ की बात करेंगे तो ये कनिष्क के समय में हुई थी, आप सभी को पता है, कुंडलवन में हुई थी। अभी हम देखेंगे तो कश्मीर में हुई थी। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें महायान और हीनयान नामक 2 भागों में जो बुद्धिज्म था वो आपका बट गया था, विभाजित हुआ था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी है। यहाँ पर हम व्याख्या जरूर देखेंगे क्लास, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कैसा भी बन सकता है। जैसे अभी आपका मैच द कॉलम के फॉर्म में आया है, हो सकता है परीक्षा में स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाए। तो आप याद रखेंगे जो प्रथम बौद्ध संगीति है, मेरे साथ बोलो, वो किसके समय में हुई थी? अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुई थी, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था, मैंने अभी आपको बताया। द्वितीय की बात करेंगे, सेकंड की बात करेंगे तो काला अशोक के समय में हुई थी, 383 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर्वकामिनी ने की थी, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्थविर और महासंघिक नामक 2 गुटों में विभाजित हो गया था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जो कालांतर में 18 संप्रदायों में विभाजित हुआ है। यहाँ पे थेरावाद एक इसका बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, सेकेंड बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान नामक 2 भागों में विभाजित हुआ। महायान और हीनयान में, तो आप बताएंगे नहीं, बिल्कुल गलत है। महायान और हीनयान में तो 4th काउंसिल में हुआ है, बुद्धिज्म 2 उसमें डिवाइड, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? वो वसुमित्र ने की थी। और शासक कौन था? कनिष्क था। कहां पर हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। जब हम सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं तो यहां पर भी जो बौद्ध धर्म था वो आपका विभाजित हुआ था 2 गुटों में, लेकिन वो 2 गुट कौन से थे? स्थविर थे और महासंघिक थे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई ना क्लास, जो बता रही इंपॉर्टेंट है। थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के समय में हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है मोगलीपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर कथा वस्तु नामक ग्रंथ की रचना भी की गई थी, ये भी याद रखिएगा। परीक्षा में अगर प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा तो इस तरीके से पूछ लेगा कि हीनयान महायान में कब डिवाइड हुआ, महासंघिका कब आपकी फॉर्म हुई, ठीक है। कथा वस्तु जो आपकी नामक ग्रंथ है वो किस बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखा गया, और 4th की बात हमने कर ली है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और परीक्षा में जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं 8वें प्रश्न पे। इसको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। हिस्टोलॉजी, एल्गोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, स्पर्मेटोलॉजी। तो बताइए, जब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी किससे रिलेटेड है? 1 2 3 4 किससे रिलेटेड है? वीडियो को पॉज करिए, जिसको भी समय चाहिए वो वीडियो को पॉज करिए, उत्तर दीजिए। अच्छा, 2 दिन आप लोगों को 2-3 दिन छुट्टी मिली
तो आप लोग ने पढ़ाई की कि अभी बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, घूमने चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, परीक्षा में समय है, ऐसा मन हो रहा होगा, होता है। कभी कभी होता है तो घूम भी सकते हैं, 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन आपको बैलेंस करने आना चाहिए कि अगर हम अगर हमने 5-10 मिनट अपना वेस्ट किया, वैसे कभी भी समय जो है वो 5-10 मिनट वेस्ट नहीं होता है, अगर बर्बाद होता है तो काफी लंबा बर्बाद होता है, तो आप बैलेंस किया करिए ना कि आज का टारगेट मेरा है कि एक मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो जो प्रश्न मेरे गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को एक बार अपनी बुक से पढ़ना है। इतना टारगेट जब मेरा कंप्लीट हो गया तो मौसम अच्छा है, थोड़ी देर हम बाहर वॉक पे जा सकते, तब 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि 24 घंटों में से 1 घंटे ना पढ़ो और कहो मैम मैं तो रिलैक्स कर रहा था, तो ये गलत। ठीक है, यहां पर चलिए देखिए, हिस्टोलॉजी की हम बात करेंगे तो ऊतकों का अध्ययन, टिश्यू का अध्ययन। ठीक है, ए का 4th आपका होगा, ए का 4th कहां पर दिया गया, डी में दिया गया है। ठीक है, एल्गोलॉजी की हम बात करेंगे तो शैवालों का, एल्गी की बात करते हैं हम। ठीक है, एंथोलॉजी की हम बात करेंगे तो फूलों का अध्ययन हो गया, यहाँ पे बीजों का मैंने गलती से लगा दिया, तो यहाँ पे एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, सी का 3rd हो गया, यही वाला होगा आपका। और यहाँ पे आपका स्पर्मेटोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, बीजों का अध्ययन, तो यहां पर डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 9वां प्रश्न, साइनोबैक्टीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करिए। इन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो साइनोबैक्टीरिया, आप में से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम साइंस का प्रश्न लाया करिए, तो साइंस चलिए लगाइए साइंस। साइनोबैक्टीरिया की बात हम करेंगे तो इन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं कि नहीं कहते हैं, इन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, बताइए, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, याद रखिएगा, ये आपका गलत है। इनमें हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन भी बनाते हैं, ये चीज याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया एक कोशीय आपके होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और ये आपके जलीय समुद्र अथवा स्थलीय शैवाल हैं। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इनमें क्लोरोफिल होता है साइनोबैक्टीरिया में, और ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खुद अपना भोजन बनाते, स्वपोषी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बना रहे हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया एक कोशीय कोलीन होते हैं, आपका जलीय समुद्र अथवा स्थलीय शैवाल होते हैं ये। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी आपका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न देखते हैं, नींबू का कैंकर रोग। ठीक है, कैंकर रोग की बात की गई है, कैंकर डिजीज ऑफ लेमन किसकी वजह से होता है, ए बी सी डी, बताइए। तो यहां पर आपका सही क्या उत्तर होगा, तो 2 ऑप्शन तो आपको सेम दिख रहे हैं थोड़ा सा ना, ज़ेंथ्रोमोनास सिट्री और ज़ेंथ्रोमोनास ओराइजी। तो यहां पर इन्हीं दोनों में से आपका एक उत्तर सही है। तो जो कैंकर डिजीज होता है लेमन में, उसका जो कारक होता है वो एक जीवाणु होता है, जिसका की नाम क्या है, ज़ेंथ्रोमोनास सिट्री। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। देखिए आरओ एआरओ में ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ज़ेंथ्रोमोनास ओराइजी की अगर हम बात करेंगे तो ये धान में जो आपका ब्लाइट रोग होता है ना, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, धान में जो ब्लाइट रोग होता है उसका कारक जीवाणु जो है वो ज़ेंथ्रोमोनास ओराइजी है। और सिट्री जो है, सिट्री अब आप ऐसे याद रख सकते हैं ना, जो लेमन होता है वो उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, खट्टा होता है, तो यहाँ पे ज़ेंथ्रोमोनास सिट्री जो है वो कैंकर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेमन में। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा यदि,
तो चलिए बताइए, कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा कब? पढ़िए एक एक ऑप्शन को। किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिवर्तन या विनियमन परिहार का उपबंध करता है, अनुज्ञप्तियों के लिए या की गई सेवाओं के लिए शुल्कों की मांग करता है, किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन करता हो, या फिर जुर्माना या अन्य धन संबंधी शक्तियों के अधीन अधिरोपण करता हो। तो यहाँ पर पढ़िए क्लास, जब भी हम धन विधेयक आपका जो होगा, यहाँ पर क्या होगा, ABCD में से क्या सही उत्तर होगा? इम्पोज, एबॉलिश, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स से रिलेटेड अगर कोई बिल है तो वो आपका मनी बिल है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर आपका सी जो है वो सही उत्तर है। सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, देखिए लिखा है ना, किसी कर का अधिरोपण, क्या लिखा है? अधिरोपण, इम्पोज, ठीक है, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन करता हो। यहां पर इम्पोज, एबॉलिश, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, अगर इससे रिलेटेड बिल है तो वो ज्यादातर चांसेस है वो आपके मनी बिल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित हो वो, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या ऐसे किसी निधि में धन जमा करने या उसमें से धन निकालने से संबंधित हो, भारत सरकार की संचित निधि या आकस्मिकता जो आपके कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टिजेंसी फंड है उनकी बात हो रही है कि अभिरक्षा करता हो, भारत सरकार की संचित निधि से धन विनियोग करता हो। ठीक है, भारत की संचित निधि पर भारत किसी व्यय की घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि करता हो, तो ये सब आपकी मनी बिल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखिए क्लास, 12वां प्रश्न क्या है? 91st संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करिए, इस संशोधन के तहत मंत्रिमंडल का आकार 10% सीमित कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया। तो उत्तर आपका क्या होगा? यहाँ पर सही स्टेटमेंट आपका बोला गया है। सही स्टेटमेंट बोला गया है तो बताइए क्या होगा? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसमें क्या बोला गया था कि जो साइज ऑफ कैबिनेट होगी वो 10% नहीं, कितनी होगी बताइए? 15, 20, 25 कितनी परसेंट होगी? वो 10% नहीं होगी, 25 भी नहीं होगी, 20 भी नहीं होगी, वो 15% की बात किया गया। इस संशोधन के तहत मंत्रिमंडल का आकार 15% सीमित कर दिया गया। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, दिस अमेंडमेंट एबॉलिश द सेक्शन 3 ऑफ 10th शेड्यूल। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें क्या प्रावधान था? जिसमें प्रावधान था कि अगर 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रावधान खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ना? 15% बोला गया है, 10% नहीं बोला गया है। आपको पता है 10th शेड्यूल जो है वो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है और इसमें धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे। इसको खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न। चलिए वीडियो को पॉज करिए, समय लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार है। दूसरा है, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ये एक आसान प्रश्न है, इसको मैं आसान प्रश्न कहूंगी। समय लीजिए, बताइए इसमें से कौन सा आपका सही है स्टेटमेंट है। सबसे पहले मुझे बताइए, राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स में था।
मौलिक अधिकार था हमारा, इसको मौलिक अधिकार से किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटाया गया? 42nd या कि 44th? जल्दी बताओ, 42nd की 44th? तो उसको हटाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। मूल अधिकार की जो सूची थी, मूल अधिकारों की जो सूची थी, उसमें से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 42nd दिया था, ये 44th होना चाहिए। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपका एक विधिक अधिकार है। ठीक है, ये आपका सही है, ये चीज याद रखिएगा। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही इसे हमने फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल 300A में ले जाके रखा था। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर केवल एक होगा। चलिए, ये एक आसान प्रश्न था। अगला देखते हैं 14 प्रश्न। मनुष्य में खाद विषाक्तता का कारक जीवाणु कौन सा है? बताइए कौन सा है? ये तो आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मुझे लग रहा है। फूड पॉइजनिंग की जब हम बात करते हैं तो कौन सा जीवाणु, बैक्टीरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ABCD में से क्या सही उत्तर होगा? यहां पर बताइए सही उत्तर क्या होगा क्लास? क्लॉस्ट्रीडियम तो 2 जगह दिया गया है, यहाँ पे टिटैनी दिया गया है और बोटिलिनियम दिया गया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। यह आपका परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। चलिए बताइए, रिंग वॉर्म किसके वजह से होता है? दांत की बात की गई है, एथलेटिक फूड की बात की गई है, छाले की बात की गई है, एस्पेरलिजियोसिस की बात की गई है, लॉसिस, एस्पेरलिजियोसिस। बताइए। तो ये तो आसान है, क्योंकि यहां पर अगर एक, मुझे लग रहा है ये प्रश्न आसान है। जरा देखते हैं, बी का तो आपका सेकंड हो जाएगा, बी का सेकंड 2 जगह दिया गया है, तो हम सी और डी को हटा सकते हैं। ए का फर्स्ट आपका 2 जगह दिया गया है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे छाले की बात की गई है, तो छाला आपका किसकी वजह से होता है? एस्परजिलियस नाइजर की वजह से। एथलेटिक फूड्स की अगर हम बात करेंगे, ये ट्राइकोफेटॉन की वजह, फाइटोन की वजह से। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4-3 बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न था। अगर आप इतना ट्रिक लगा सकते हैं तो आराम से इसको कर सकते थे। चलिए 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। नीचे जो आपको एजर्शन रीजन दिए गए हैं, कथन कारण, और आपको बताना है कौन सा सही है। कथन है, घोड़ा, चमगादड़, बेल, सील व मनुष्य के अग्रपाद आदि समजात अंग का उदाहरण है। ठीक है, या उत्पत्ति या भ्रूणीय परिवर्धन में समान किंतु कार्य में विभिन्न है। तो बताइए, घोड़े की बात हो रही है, चमगादड़ की बात हो रही है, बेल की बात हो रही है, सील की बात हो रही है और मनुष्य की बात हो रही है। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही है, समजात अंग की बात की जा रही है। यहां पर समजात अंग का उदाहरण देखा जाता है। तो यहां पर आपका पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहां पे जो आपको उदाहरण जो कारण दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 प्रश्न। यकृत के बारे में दिया गया है। यकृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिवर या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बताइए, अभी हमने लास्ट टेस्ट में डिस्कस किया था। हाँ, या मानव शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड है, बिल्कुल सही है। या वसा के पाचन हेतु एंजाइम का स्राव करती है? नहीं, मैंने आपको बताया था एंजाइम का स्राव नहीं करती है, ये बाइल जूस का स्राव करती है। बाइल जूस जो कि फैट के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, ये चीज कंफर्म है ना कि जब हम पित्त की बात करते हैं, जब हम बाइल की बात करते हैं, तो बाइल जूस का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है आपका, कहां हो रहा है, लिवर में हो रहा है, और ये इकट्ठा कहां पे होती है, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, मेरु रज्जु से रिलेटेड है, या प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती हैं, या मस्तिष्क के आने जाने वाली उद्दीपनों का संवहन करती हैं। इंपल्सिस की बात हो रही है कि ये कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल करती है, रिलैक्स करती है, रिफ्लेक्स करती है एक्शंस को, ठीक है। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स एक्शंस एंड इट कंडक्ट इंपल्सिस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा स्पाइनल कॉर्ड की जब हम बात कर रहे हैं? यहां पर आपका सही उत्तर है सी। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। यहां पर देख लेते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा का पिछला भाग मेरु रज्जु बनता है। जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, ये बेलना आकार का खोखली तथा पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ तल पर चपटी होती है। ये तो आपको पता ही, स्पाइनल कॉर्ड तो आप लोग ने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार गूगल करिए, स्पाइनल कॉर्ड देख लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड तो सबको पता है स्पाइनल कॉर्ड किधर होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसके कार्य को देखें तो ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती हैं, या मस्तिष्क से आने जाने वाली उद्दीपनों का मतलब इंपल्सेस का संवहन करती हैं। तो वही जो आपको टेस्ट में दिया गया था, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 19 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन तांबे के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो बताइए तांबे से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है? ए आपको दिया गया है, प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, नोबल मेटल कहा जाता है। तांबे की जब हम बात करते हैं, तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइड अयस्क से किया जाता है, और मानव शरीर में कॉपर की कमी हो जाने पर विल्सन रोग होता है। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या है यहाँ पर। तो प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये एकदम सही है, ठीक है। दूसरा, हम इसको उत्कृष्ट धातु कहते हैं, बताइए, एकदम सही है, ठीक है। इसको हम नोबल मेटल कहते हैं, नोबल। यहां पर मानव शरीर में कॉपर की कमी पर विल्सन रोग हो जाता है दिया गया है, तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि मानव शरीर में कॉपर की मात्रा के बढ़ने से विल्सन रोग होता है, वृद्धि से विल्सन रोग होता है, ना कि कमी से। तो यहां पर डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहां पर डी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि रॉन्ग पूछा है, करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। 20वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं, ठीक है। रोल्ड गोल्ड सोने की एक मिश्र धातु है, बताइए मिक्स्ड धातु है बोला गया है, एलॉय है गोल्ड का। तो यहां पे बताइए क्लास आपका सही क्या होगा? करेक्ट पूछा गया है आपका। तो यहां पर याद रखिएगा, टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को हम क्या कहते हैं? टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को हम श्वेत कांसा कहते हैं, ये सही है आपका। अगला देखते हैं, रोल गोल्ड सोने की एक मिश्र धातु है? नहीं, रोल गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो ये सोने की मिश्र धातु नहीं है, ये तांबे की और एल्यूमिनियम की, ये चीज याद रखेगा। ये आपका एलॉय होता है, रोल्ड गोल्ड जो होता है वो एलॉय होता है किसका? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर का। तो ये आपका गलत है, ठीक है। इसमें करेक्ट कौन सा है? केवल एक,
केवल एक जो है वो आपका सही है, ठीक है, दूसरा आपका गलत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहां पर इसको सही कर लीजिए क्लास, इसको ए करिए, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, जब भी हम व्हाइट ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो ये आपका एलॉय होता है, जिसमें कॉपर आपका होता है, टिन होता है और जिंक होता है। कॉपर आपको पता है, टिन और जिंक होता है, कॉपर टिन जिंक, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जिसकी वजह से थोड़ा ये व्हाइट कलर में दिखता है, इसी वजह से हम इसको व्हाइट ब्रॉन्ज कहते हैं। यहां पर आपका ये सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ए उसको कर लीजिएगा क्योंकि करेक्ट पूछा था। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित चांदी के यौगिकों में से किसका उपयोग फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में होता है? तो बताइए फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में किसका उपयोग होता है? सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, या सिल्वर आयोडाइड का, या फिर सिल्वर नाइट्रेट का? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? फोटोक्रोमैटिक ग्लास की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ए, सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। सिल्वर क्लोराइड, इसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है और इसका उपयोग हम फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें क्लास, तो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ, फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए। और सिल्वर नाइट्राइट की बात करेंगे हम, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम लूनर कास्टिक के नाम से जानते हैं। और जब मतदान करने जाते हैं, वोटिंग करने आप जाते हैं, तो आपके हाथ में जो इंक लगाई जाती है ना, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये भी याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का यूज हम फोटोक्रोमैटिक ग्लास के बनने में यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में। सिल्वर आयोडाइड की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए, रेन के लिए, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट वोटिंग इंक के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न। थोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, तो चलिए बताते चलिए इसका उत्तर क्या होगा। करेक्ट बताना है क्लास आपको। तो ये एक रेडियो एक्टिव नॉन मेटल है, थोरियम तो नॉन मेटल है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव तो जैसे आपने देखा होगा तो दिमाग में तुरंत आया होगा, मैम हमको पता है थोरियम, यूरेनियम, ये सब रेडियो एक्टिव नॉन मेटल नहीं, रेडियो एक्टिव मेटल है, ठीक है। यहाँ पे नॉन मेटल पे ध्यान दीजिएगा। ये जो ओर है वो आपके भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, भारत में थोरियम मिलता है, ठीक है। अगर हम भारत में केरल के समुद्री तट पर देखेंगे तो मोनाजाइट बालू हमें प्राप्त होता है, मोनाजाइट बालू, जिसमें कि थोरियम मिलता है, ठीक है। तो भारत में अवेलेबल है थोरियम, तो ये इसी वजह से हम लोग कहते हैं ना, थोरियम की बात की जाती है रेडियो एक्टिव इसके लिए, प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर ये सही है, थोरियम इज प्राइमरी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मोनाजाइट ओर। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा आपका करेक्ट है, तो खाली 2 और 3, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा ना, थोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव मेटल है, ना कि नॉन मेटल है। तो 22वें का सी आपका सही है। 23rd देखते हैं, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चलिए बता दीजिए मुझे जल्दी से। सेंट्रीफ्यूगेशन पर, डिफ्यूजन पर, डायलिसिस पर, या फिर फिल्ट्रेशन पर? बताइए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सुना है, अपकेंद्रीय बल के बारे में? तो अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, केंद्र से दूर भागने की, ठीक है। और इसे हम एक आभासी बल कहते हैं, सूडो फोर्स कहते हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। यहां पर एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, या वह आभासी बल होता है, स्यूडो फोर्स होता है, जो अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ना, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के
क्या लिखा है, अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है और यह एक सूडो फोर्स होता है। चलिए 24 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी देश की कुल आबादी का कितने प्रतिशत है, बता दीजिए। ये तो आसान प्रश्न है। 16.21, 16.31, 16.51 या फिर 16.87 कितनी है? ए बी सी डी में से उत्तर क्या सही है? सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 25वां प्रश्न देखते हैं। जन घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो बताइए, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है। थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है या फिर सिक्स्थ है? तो उत्तर क्या होगा आपका? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है फोर्थ। ठीक है, जन घनत्व की बात की गई है। ठीक है क्लास, ये चीज याद रखिएगा, जन घनत्व की बात की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, बी आपका सही उत्तर है 26वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या 18 है, वहीं कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या जो है वो 8 है। तो बता दीजिए उत्तर क्या होगा। ये आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है क्लास ये, और ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में अगर हम कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की बात करें तो कितना है? कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की हम बात करें वो 20 है। कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे तो 9 और मृदा समूह क्षेत्र की बात करेंगे तो 8। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2। देख लीजिए, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 20 है, कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है और कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 27वां। पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोलॉजी की बात की गई है, केवल जीवित जीव जंतुओं का एक दूसरे के साथ संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी की बात की जा रही है और इसके संबंध में वर्गीकरण वेदों में भी मिलता है। तो बताइए आपको क्या सही उत्तर लग रहा है? केवल जीवित जीव जंतु तथा एक दूसरे के साथ संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहलाता है। बताइए इकोलॉजी क्या कहलाता है? मैंने आपको इन्वायरमेंट की क्लास में इतने अच्छे से पढ़ाया, जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि इकोसिस्टम में आपके बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं, जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं, और इनके बीच के इंटरेक्शन को हम एक सिस्टम में पढ़ते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। और जब हम इकोसिस्टम की स्टडी कहते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे जैविक अजैविक घटक दोनों आएंगे, खाली जीवित क्यों? तो ये गलत हो गया आपका, समझ में आया? यहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग दोनों होगा, जैविक अजैविक दोनों होगा। हाँ, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हमारे वेदों में कहा गया, तो हमारे वेदों में तो बहुत ज्ञान है, तो कहा ही गया होगा। तो यहाँ पर आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर हम बात करें इनके वर्गीकरण की बात, तो इनकी वर्गीकरण की बात वेद, संहिता, ब्राह्मण, सब उपनिषद में आदि में भी मिलती है। तो बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 28वां प्रश्न। वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उनको हम मृतोजीवी कहलाते हैं, वो मृतोजीवी कहलाते हैं। आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भरता सहजीविता कहलाती है। तो बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा आपका? यहां पर सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट पूछा गया है क्लास। आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भरता क्या कहलाती है? सहजीविता कहलाती है, सिम्बायोसिस कहलाती है? नहीं ना,
हमने आपको क्या बताया था, जब भी हम सिम्बायोसिस की बात करते, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ए स्पीशीज है और बी स्पीशीज है, दोनों को बेनिफिट पहुंच रहा है। जैसे एक फूल है, ठीक है, एक फूल पर एक मधुमक्खी बैठी है, तो मधुमक्खी को अपना भोजन मिल रहा है, रस मिल रहा है फूल से, और फूलों का भी पॉलिनेशन हो रहा है मधुमक्खी द्वारा, ठीक है। तो दोनों को बेनिफिट पहुंच रहा है। जब भी दोनों स्पीशीज को बेनिफिट पहुंचे, प्लस प्लस हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर लिखा है कि आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भरता जो रखते हैं जीव, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम परपोषण कहलाते हैं ना, ये चीज होगा। और जो जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनको हम मृतोजीवी कहते हैं। ये आपका सही है, ठीक है, सेप्रोफाइट्स, ये सही है। ये चीज समझ में आ गया ना, ये तो हमने डिस्कस भी किया है। तो यहां पर आपका करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट क्या होगा, खाली ए होगा। ए आपका सही उत्तर है। इसको सही करिए क्लास, व्याख्या में गलत दिया गया, इसको ए सही करिए, क्योंकि अगर इनकरेक्ट पूछा होता तब होता, ठीक है। ए आपका सही उत्तर होगा। ये चीज समझ में आ गया। आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भरता परपोषण कहलाती है। दिख रहा है आपको, परपोषण वो जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनको हम मृतोपजीवी कहते हैं, वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं 29 को देखिए, दो या दो से अधिक अलग अलग समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र कहलाता है क्या। तो मैंने कितनी बार डिस्कस किया, निकेत, श्रंखमिका, जैविक समुदाय, पारितंत्र। तो बताइए, ट्रांजिशन जोन की बात की गई है। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर एक्वेटिक सिस्टम है, मतलब यहाँ पे जलीय तंत्र है, पानी है, वाटर है, ठीक है, और इधर लैंड है, यहाँ पर आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। तो बीच में जो एक जोन होता है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि जमीन अचानक से खत्म हो जाएगी और पानी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रांजिशन जोन होता है, धीमे धीमे जो है मिट्टी आपकी कम होने लगती है, पानी का लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है। तो वो आपका एक ट्रांजिशन जोन होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, और इसको हम इकोटोन कहते हैं। और मैंने आपको कई बार बताया है कि याद रखिएगा, इकोटोन में जो डाइवर्सिटी होती है ना, जैव विविधता होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों जैव विविधता ज्यादा होती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म, जो आपके जीव जंतु हैं, जो यहाँ पर वो जीव जंतु पाए जाते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैव विविधता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे जीव जंतु होते हैं जो जमीन वाले भी होते हैं, पानी वाले भी होते हैं, दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग एक बार व्याख्या देखते हैं। इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य अथवा दो विभिन्न समुदाय के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है, ट्रांजिशन जोन है, जिसमें दोनों पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं, दोनों के फीचर्स होंगे। इकोटोन में जैव विविधता दोनों की ओर के समुदाय की तुलना में अधिक होती है। सबसे ज्यादा जो जैव विविधता होती है वो इकोटोन में होती है, और इसी परिघटना को हम एज इफेक्ट कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। एज इफेक्ट क्या है, एज इफेक्ट यही है, जो ट्रांजिशन जोन में आपके स्पीशीज हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर दोनों के फीचर्स देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 30वां प्रश्न। उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की जा रही है, तो पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में पाए जाते हैं। पृथ्वी के 12% भाग इन्हीं वनों से ढके हुए हैं। पृथ्वी के आधे से अधिक जीव जंतु व वनस्पति की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। तो बताइए क्या सही उत्तर होगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की जा रही है क्लास, एवरग्रीन फॉरेस्ट की, और ये आपकी मेनली ट्रॉपिकल जोन्स में मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट आपकी, मैंने आपको बताया है। और ट्रॉपिकल जोन में जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ये पूरे साल ट्रॉपिकल एवरग्रीन, पूरे साल ये एवरग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। यहाँ पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है कि 12% इन्हीं भागों से ढके हुए हैं, ठीक है। और ये जहां पर हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होता है वहां मिलते हैं। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा। सारे ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही दिए गए हैं। 31 देखेंगे अब हम। ऊर्जा के पिरामिड की बात की गई है, ये भी मैंने एनवायरमेंट की क्लास में डिस्कस किया है। बताइए, थोड़ा समय लीजिए।
या सदैव सीधा बना रहता है, या किसी खास श्रृंखला या जाल में आहार और ऊर्जा के संबंध को दर्शाता है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। एनर्जी पिरामिड जो आपका है वो हमेशा अपराइट होता है, हमेशा सीधा होता है। कहीं पर भी लिखा हो कि एनर्जी पिरामिड जो है वो उल्टा है तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। 10% लॉ पे एनर्जी पिरामिड वर्क करता है। 10% लॉ क्या है? जब भी हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे मूव करते हैं, मतलब यहां पर एक ट्रॉपिक लेवल से हम दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जब जाते हैं तो खाली 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है, खाली 10%। बाकी 90% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। इसी वजह से जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहां पर हम एनर्जी को, अब जैसे देखिए क्लास, ये हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पर ये एक एनर्जी पिरामिड में ड्रॉ कर रही हूं। यहाँ पर आपको पता है प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब आपके पेड़ पौधे हैं, ठीक है। पेड़ पौधे के बाद हम यहाँ पे कंज्यूमर्स देख लेते हैं। कंज्यूमर्स में भी हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, फिर उसका सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। ये आपको पता है ना, एपेक्स पे आपके टर्शरी कंज्यूमर्स हो गए। अब जो प्लांट्स हैं, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपने भोजन को बनाएंगे, तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो इन्हीं को मिलेगी। तो अगर हम माने कि ये 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी इनको मिलती है, तो 1000 किलो कैलोरीज में से खाली जो 10% एनर्जी है वो आपकी दूसरे लेवल पे ट्रांसफर होगी। अब इसका 10% अगर निकालोगे तुम लोग तो कितना होगा, अब निकाल लो ये कितना होगा। तो खाली जो 100% एनर्जी है वो दूसरे किलो कैलोरी एनर्जी है वो दूसरे लेवल में ट्रांसफर होगी। अब इसका खाली 10% ट्रांसफर होगा, मतलब 10 किलो कैलोरी, और यहां पर आखिरी में खाली 1 किलो कैलोरी एनर्जी बचेगी। तो 90% जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में आपके लॉस हो जाती है। इसी वजह से ये हमेशा सीधा होता है। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 32वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है, इसमें सीमित शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। उत्तर क्या होगा आपका बताइए। संवैधानिक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्ति का स्रोत कौन है? किसी भी बॉडी को हम लोग बात करते हैं उसको कहां से पावर मिल रही है? हमारे संविधान से। हम कहते हैं ना संवैधानिक है ये चीजें, ये गैर संवैधानिक है, इस वजह से हम इस चीज को नहीं अपना सकते। तो संविधान से शक्ति मिल रही है, ठीक है। इसमें सीमित शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये चीज याद रखिएगा। तो दोनों ही बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार व्याख्या देखेंगे। संवैधानिक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है, इसमें सीमित शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, न कि राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। ब्रिटेन एवं अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 33वां प्रश्न। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में उद्देशिका को सम्मिलित किया गया था। यहाँ पर प्रियम्बल की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आपको बताना है सही उत्तर क्या है। प्रियम्बल की बात करें तो सर्वप्रथम अमेरिका संविधान के उद्देशिका को सम्मिलित किया गया था। बताइए, प्रियम्बल वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सही है कि गलत? ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरीके से कोई प्रश्न था, ये सेम प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा गया था, लेकिन इसी तरीके का एक प्रश्न था। तो प्रियम्बल जो है वो सबसे पहली बार अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको पता है हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको कि जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, बाद में यही हमारा प्रियम्बल कहलाया, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श फ्रांस से लिया गया है। बताइए, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों ही एकदम सही है, ठीक है। अगला देखते हैं,
34वां प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में आंग्ला भारतीयों को परिभाषित किया गया है। उत्तर क्या होगा आपका? तो भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस को क्या परिभाषित किया गया है? नहीं किया गया है। एंग्लो इंडियंस की बात करें, एंग्लो इंडियंस को परिभाषित किया गया है, तो हाँ, वो आर्टिकल 366 में किया गया था। लेकिन अब आपको पता है कि एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस भी किया है आपसे पहले के टेस्ट में। उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 35 माउंटबेटन प्लान से रिलेटेड है। माउंटबेटन प्लान, इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य भारत को अतिशीघ्र पूर्ण स्वतंत्रता देना था। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? सोचिए क्लास। माउंटबेटन भारत क्यों आया था? माउंटबेटन का एकमात्र उद्देश्य क्या था? अतिशीघ्र भारत को स्वतंत्रता देना। माउंटबेटन को हम लोग 3 जून प्लान कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में तो हमने कुछ आसान प्रश्नों को भी देखा ना, और कुछ डिफिकल्ट प्रश्नों को भी देखा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और प्रश्नों के साथ, करंट अफेयर्स के साथ। रिवीजन करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक टॉपिक में भी दिक्कत हो तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग आगे की क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा क्लास। अगर कोई भी सजेशन देना हो तो जरूर दीजिएगा। स्पीड में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, एक्सप्लेनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। फिर लास्ट में जाते जाते कहूंगी सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसको प्ले करना है? आपको प्ले करना है। ठीक है, पढ़ाई किसको करनी है? आपको करनी है। हम लोग आपको सपोर्ट दे सकते हैं, चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन पूरा परिश्रम आप ही को करना है। तो बिल्कुल भी आराम मत करिए। आपकी परीक्षा बहुत ही जल्दी आ जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, समय किस तरीके से जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो समय है ये आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसको व्यर्थ मत करिए क्लास। और ये चीज तब समझ में आती है जब एक बार हाथ से समय निकल जाता है। तो इसीलिए अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की है और अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपकी तैयारी एक अच्छे उस पर है, मतलब एक अच्छे लेवल पे है प्रीलिम्स की तैयारी, तो आप मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं। मुझे पता है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जो आरओ में अपीयर हो रहे होंगे वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी अपीयर होंगे। तो अपनी तैयारी दोनों एग्जाम के लिए बना के रखिए और मेंस भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। बाकी हम लोग हैं, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए, आप लोग खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें क्लास। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।